जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी या फिर सोशल साइंस का, जो हम टेंथ बोर्ड 2023 मतलब आने वाले जो टेंथ बोर्ड के लिए जो हमारा तैयारी चल रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को मतलब आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप पहला देख सकते हैं ऑप्शन कि द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो जो बंधुआ मजदूर या फिर जो ज़बरदस्ती लेके काम करवाया जाता था दूसरे कंट्री में भारतीयों को, ये फाइनली इसको कब एबोलिश किया गया था। तो इसका साल दिया गया है 1921 में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन बी, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, क्या ये सही है? आप सोचेंगे। फिर बाय द 1890 ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड डेवलप्ड, यस ये भी सही है। और अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, यस ये वाला भी ऑप्शन सही है। क्योंकि पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो हुआ था 1914 से लेके कितना 1918 तक, उसमें पहली बार क्या हुआ था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, और इसकी वजह से हम बहुत सारे इंडस्ट्री भी सेटअप हुआ था उस टाइम पे कि जो वार डिमांड्स जैसे बम हो गया, टैंक हो गया, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा सेटअप की गई थी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था ये कब हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन जुलाई, 1 जुलाई 1944 को हुआ था। ठीक है, अगर डेट पूछ रहे तो 1 जुलाई याद रखना, 1 जुलाई 1944 को। तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। पहला था हमारा आईएमएफ था, आईएमएफ जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाला ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो पहला है ऑप्शन कि 1781 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का पेटेंट करवाया था। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टीम इंजन जो है ये जेम्स वाट ने इन्वेंट नहीं किया था। ठीक है, इसको इन्वेंट किसी और ने किया था, लेकिन इन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया था। तो मुझे आप सब क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि एक्चुअली जो बहुत आसान सा सवाल है कि स्टीम इंजन को एक्चुअली इन्वेंट किसने किया था, ये वाला आपके लिए सवाल है। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो ऑप्शन है कि 1781 में जेम्स वाट ने पेटेंट करवा लिया था स्टीम इंजन को, ये सही है। फिर 1863 को लंदन में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था कि रेलवे ऑपरेशन शुरू हुआ था, दिस इज ऑल्सो राइट। फिर 1915 को जे एन टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स ऑफ इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो टिस्को का ये यहाँ पे जो जे एन टाटा की बात हो रही है, तो मेनली किसकी बात कर रहे हैं? टिस्को है कि नहीं, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी बात हो रही है। जबकि टिस्को फॉर्म हुआ था कब? 1907 को हुआ था। ठीक है, ना कि 1915 को। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमको ढूंढने के लिए बोला था कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर अगर हम बात करें 1917 में, ये सही है, फास्ट जूट मिल ऑन बाई इंडियन स्टार्टेड। ठीक है, तो पहला जूट मिल जो भारतीयों ने शुरू किया था भारत में, तो ये हुआ था 1917 को। अगर किसने किया था आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा सेठ हुकुमचंद। ठीक है, बंगाल में हुआ था सेठ हुकुमचंद, हुकुमचंद। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लोथेस इन इंडिया विथ लेवल्स ऑन क्लॉथ्स बंडल्स। तो इनमें से कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंडिया में क्लॉथ बेचते थे लेकिन उनका एक लेवल लगा होता था जो कपड़ों के बंडल पे? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको तो पता ही होगा, क्योंकि एक हमारा सब टॉपिक था कि मैनचेस्टर केम इन टू इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए, मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑप्शन ए, नॉट सी में लग गया, ऑप्शन ए। एक सेकंड रुको थोड़ा। ओके, तो 7 नंबर का सवाल देखते हैं कि हालांकि नंबरिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, अरे यार एक सेकंड रुको, पेन कहाँ, अब ठीक हो गया शायद। तो देखो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि एसर्शन रीजन का सवाल है, आप देख सकते हैं कि पहला एसर्शन बोल रहा है कि द मर्चेंट सप्लाइड मनी। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, द मर्चेंट सप्लाइड मनी टू द पीजेंट्स इन द कंट्री साइड। हाँ, ये वाला सही है, क्योंकि मर्चेंट क्या करते थे, जो प्रोडक्शन या फिर जो वेवर हुआ करते थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, उनको पहले पैसा सप्लाई करते थे। ठीक है, फिर बाद में मतलब एडवांस कैश लोन उनको दे दिया जाता था। तो ये वाला तो एजर्सन सही है। फिर रीजन बोल रहा है कि बाई द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी को क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्ट्रीज
इंग्लैंड में बनने लगे, या फिर बहुत सारे फैक्ट्रीज बन चुके थे लेट 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड में। तो आप देखोगे तो एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो 18th सेंचुरी की शुरुआत में हम अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक पूरा का पूरा जो इंग्लैंड था ज़्यादातर एरिया वो कवर हो जाता है फैक्ट्रियों से। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल है कि हु रिवाइव्ड फोकलोर इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो फोकलोर मतलब लोक कथा लोकगीत, इनको रिवाइव किसने किया था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर है, अविंद्रनाथ सॉरी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इनमें से सभी, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ऑल ऑफ दिस लगा दें, क्योंकि तो लगभग सारे ने काम किया था। लेकिन ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन का मतलब ज़्यादातर ऑप्शन में तो हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसी को देता है ऑल ऑफ दिस। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दिस ना होकर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सब किया था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर 6 नंबर की सवाल देखें, ये वाला सवाल तो देखो, और इनकरेक्ट पूछा है कि ट्रीटी ऑफ वियना कब, पहला है ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1845, ये गलत है, ठीक है। हमको पता है कि ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था कब, 1815 को। किसके बाद, जब हिटलर हिटलर बोल रहा हूँ यार, सॉरी, नेपोलियन जब हारा था 1815 को, एक वो लड़ाई हुई थी जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। उस वाटरलू में जब वो हारा तो फिर उसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। तो ये 1815 में हुआ था, तो 1845 ये गलत हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए 1831 में क्या हुआ था कि एक आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूलर, ये हुआ था। सर्डेनिया पिएडमोंट एक इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था, ये भी सही है। फिर 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ था एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में यूरोप में। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है एक्सेप्ट ए, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं आंसर। फिर अगला बोल रहा है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। तो भारत में जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया और हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट बिकेम ए मीडियम ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी व्हिच गारंटेड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, ये वाला सही है, क्योंकि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट या फिर जो इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस थे या फिर जो भारत के लोग बनाते थे, उसमें अगर वो स्वदेशी का टैग लगाते थे तो वहाँ से एक चीज़ पता चलता था कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इस प्रोडक्ट का होगा। अब ये वाला चीज़ आप आज भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो जिस ब्रांड के ऊपर लोग आंख बंद कर भी भरोसा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे मान लो किसी भी चीज़ पर अगर लिखा है कि मेड इन चाइना, तो लोगों को बहुत डाउट होता है कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, है कि नहीं। चला तो शाम तक, मतलब कहते हैं ना कि चला तक, अगर चल गया तो चांद तक, अगर नहीं तो शाम तक। तो इस तरह से तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर इमेज किसका, भगवानों का, गॉड्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो गए, या फिर जो एम्पर राजा या फिर नवाब, उनको इस्तेमाल हुआ था, मतलब होता था एडवर्टाइजमेंट किसमें, एडवर्टाइजमेंट में और उसके साथ साथ कैलेंडर में। ये जो आज भी होता है, आपने देखा होगा अलग अलग, गणपति बाबा हो गया या फिर हनुमान जी, इन सब की कैलेंडर में भी इनका फोटो छपते हैं, और अलग अलग पर्सनालिटी का भी, ठीक है। अगर बात करें तो ऑप्शन वन भी सही है, ऑप्शन टू भी सही है, ऑप्शन थ्री की अगर हम बात करते हैं, कैलेंडर्स आर प्रिंटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। यस, ये भी सही है। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कैलेंडर निकलवाते थे, ठीक है, और ताकि अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाए। एक चीज़ आप आज भी नोटिस करेंगे, जो एल वाले होते हैं, आपको देखा है एल वाले कैलेंडर निकालते हैं, जो न्यू ईयर आ गया अभी, तो उसमें से लिखा गया, एक कैलेंडर होगा, उसमें कुछ फोटो वोटो होगा और नीचे लिखा गया उस बंदे का नाम, ठीक है, ये एजेंट है, अब ये सब सब चीज़ें। तो कि क्यों करते हैं, ताकि जो अपने बिजनेस है उसको बढ़ाया जा सके। इस तरह से ये भी हो रहा था। तो ऑप्शन वन टू थ्री सारे के सारे सही हैं, और लगा सकते हैं कहाँ पे, ऑप्शन डी में है वन टू थ्री। फिर आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग बताया गया है कि यहाँ पे ईयर और यहाँ पे इवेंट्स के बारे में दिया गया है। 1730 में क्या होता है कि अर्लीस्ट फैक्ट्री स्टार्ट्स इन इंग्लैंड, ये वाला सही है। 1781 में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करके आए कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को पेटेंट करवा लिया था, तो ये भी सही है। 1771 में क्रिएशन ऑफ फास्ट कॉटन मिल, ये भी सही है। अब बच गया कौन, 1855 में फास्ट जूट केम अप इन बंगाल। अच्छा, मैच करने के लिए बोला था, मैंने कहा कि इनकरेक्ट कौन सा है। चलो अगर मैच करो तो सब मतलब सीधे सीधे ही है। 1730 में ये हुआ था, 1781 में ये हुआ था, ये वाला भी है। तो ऑप्शन लगा दो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। देख लेते हैं कि कब कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है। एक चीज़ देख लो। अब पहला ऑप्शन है कि चिल्ड्रन का जो चिल्ड्रन प्रेस एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, ठीक है। जो चिल्ड्रन प्रेस हुआ था फ्रांस में, ये कब हुआ था, अगर आप इसकी यार बताएं, मतलब साल कौन सा हुआ था,
तो ये हुआ था 1857 को, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल पूछा है तो इसका जो ईयर है इसको देख लेते हैं। फिर अगर हम बात करें देवबंद सेमिनारी, ये हुआ था हमारा 1867 को। और फास्ट मलयालम बुक अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1713 को, ठीक है, 1713। और स्टेट्समैन न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1875 को, स्टेट्समैन न्यूज़पेपर जो फाउंड हुआ था 1875। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लो, पहला कौन सा होगा 1857, ठीक है। आई को कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये कोड्स को आप जरा ध्यान मत दो, ये थोड़ा गलत है, जो मैंने बताया वही आपको फाइनल है, ठीक है। चिल्ड्रन प्रेस फ्रांस में 1857 को, देवबंद सेमिनरी 1867 को, और फास्ट मलयालम बुक 713 को, और द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर फाउंड हुआ था 1875 को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट है। तो राजा राममोहन राय ने पब्लिश किया था संवाद कौमुदी, यस, बंगाल लैंग्वेज में उन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन ये 1824 गलत है, ठीक है। इसको उन्होंने शुरू किया था 1821 को, ठीक है, 1821 को शुरू हुआ था। फिर देवबंद सेमिनार तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1867 को, तो ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। फास्ट प्रिंटेड वर्जन ऑफ रामचरितमानस, जिन्होंने जो तुलसीदास ने लिखा था, उसका पहला प्रिंटेड वर्जन 1910 में पब्लिश हुआ था बनारस से, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा सही है, लेकिन यहाँ पे 1910 ये गलत है, ये हुआ था 1810 को, ठीक है, 100 साल पहले ही। फिर जाम जहाननामा एंड शमसुल अकबर, ये सब पर्शियन न्यूज़पेपर थे, ये शुरू हुआ था कब 1822 में, ये वाला ऑप्शन सही है। तो हमारे लिए सही मतलब राइट कौन कौन सा है, तो ये गलत हो गया, 2I एंड IV, 2I एंड IV ऑप्शन डी में है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड रीडिंग बिकेम ए लेजर एक्टिविटी इन चाइना, चाइना में रीडिंग जो पढ़ाई एक लेजर एक्टिविटी कब हुआ, तो ये ऑप्शन सी इसका इससे राइट आंसर है कि बाय द 17th सेंचुरी, ठीक है। फिर हाउ वाज प्रिंटेड मटेरियल मोस्टली ट्रांसमिटेड टू पब्लिक टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड तक कैसे प्रिंटेड मटेरियल को हम लोगों तक पहुंचाते थे, तो और ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाई बीइंग रीड आउट टू देम, ठीक है। उनको पढ़ पढ़ के सुनाया जाता था, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं था उस टाइम पर। फिर अगर हम मैच करें इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है। बallad क्या होता है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक और फोक टेल होता है, ठीक है, जो लोक कथा होते हैं या फिर जो कोई भी इतिहास के जो घटना है उसको जो लोग बोलते हैं आपस में ओरली, तो उसको हम ballad कहते हैं। इंक्विजिशन आपको याद होगा, एक कैथोलिक कोर्ट होता था जहाँ पे अगर कोई भी चर्च के बारे में, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उनके खिलाफ अगर कुछ बोलता था, तो उसको वहाँ पे लाके क्या करते थे, पनिश करते थे, ठीक है। पनिशिंग हेरेटिक्स, हेरेटिक्स का मतलब होता है जो वो बंदा या फिर वो एक्ट या फिर वो काम जो चर्च के खिलाफ है, ठीक है। फिर अलमाक की अगर हम बात करें, ये एक एनुअल कैलेंडर होता था जिसमें हिस्टोरिकल डाटा होता था, जो ये भी सही है। ओके, तो सारे के सारे सही हो गए, उसमें इनकरेक्टली तो ये देखते हैं चाप बुक, चाप बुक को बोल रहा है कि स्मॉल ज्योग्राफिकल डाटा बुक, नहीं ये गलत है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डाटा बुक ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता था, अलग अलग तरह का होता था, ठीक है। महिलाओं के लिए, रसोई के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए होता था। ओके, ज्योग्राफिकल डाटा बुक ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल है कि इनमें से कौन से स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के एट द एंड ऑफ फास्ट वर्ल्ड वॉर, फास्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक कौन थे इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर। आपको पता है ये खिलाफत मोमेंट से सवाल पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये खलीफा होगा, ठीक है। नहीं, हमें पता है कि जो रूलर ऑफ टर्की उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। जब फास्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हार जाता है, मतलब टर्की तो ऑटोमन एम्पायर का अंडर था, तो जब टर्की हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो एग्जिस्टिंग खलीफा थे उनको डीथ्रन कर दिया और उनके जगह पर नया खलीफा इंस्टॉल कर दिया। इसी वजह से भारत में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, और दो बंदों ने काफ़ी लीड किया था यहाँ पे। एक तो शौकत अली, यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है, और एक नहीं है, उनका नाम क्या था, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी द खलीफा। द फास्ट फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे ढूंढ के निकालना है, कि देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन, जी ये भी बिल्कुल सही है, 1927 में इसको बनाया गया था, भारत पहुंचा था फरवरी 1928 को, ठीक है, साइमन कमीशन। इसको हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। और अवध किसान सभा वाज हेडेड बाय महात्मा गांधी, नहीं ये वाला गलत है, ठीक है। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू के लीडिंग पे हुआ था, और वहाँ पे कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। जैसे सी वाला स्टेटमेंट देखो, अवध में पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, ठीक है, रामदेव नहीं लिखना।
तो ये वाला सही है, लेकिन वो तो गलत हो गया। फिर 1921 में गांधी जी ने एक ट्राइकुलर स्वराज फ्लैग भी डिजाइन किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन वो बी होगा इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी नहीं थे अवध किसान सभा के हेड। फिर आगे बढ़ते हैं कि कंसिडर द स्टेटमेंट नेशनलिज्म इन इंडिया के हिसाब से देखना है। महात्मा गांधी कॉल्ड अप सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस। जी ये बिल्कुल सही है, हमको याद है 1922 में, ठीक है, फेब्रुआरी 20 मैं अब डेट भी बता देता हूँ। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कॉल अप कर दिया था, क्योंकि 5 फरवरी को क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। चोरी चोरा कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो महात्मा गांधी ये तो सही हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज टाइटल नाइटहुड। यस, नाइटहुड टाइटल उन्होंने लौटा दिया था किसको, अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों ने उनको दिया था। वो किसके बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। जनरल डायर है कि नहीं, आपको याद है डेट है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है, ये याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और एक चीज़ अगर हम बात करें रावलाट एक्ट की, तो वो हो गया था 19 मार्च को, 19 मार्च 1919 को, ओके। और ड्यू टू जालियांवाला बाग इंसिडेंट स्ट्राइक, हाँ जालियांवाला बाग के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक हुए थे ब्रिटिश और इंडियन के बीच में, पुलिस और इंडियन के बीच में क्लासेस भी हुआ था, ठीक है, मतलब संघर्ष, लड़ाई हुआ था। फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी अटैक करना शुरू कर दिया था। तो सारे के सारे आंसर सही हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कौन सा, ए वाला ऑप्शन, I, II एंड III, इनमें से कौन सा सही पूछा था। फिर 4 नंबर बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देख लेते हैं पहले कौन से आएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में, ठीक है, याद है, महात्मा गांधी गए थे वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। फिर रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ये भी 1932 में ही हुआ था, लेकिन पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं, वहाँ पे उनको जो वो मतलब अपमानित किया जाता है। फिर कुछ जो सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए जो डिक्लेयर की जाती है, तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करते हैं और वापस आके फिर से सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो आपको याद रखना है कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी लौट के फिर से ये वाला कांड किया था, जो ऑप्शन 2 आई में, रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसऑर्डेंस मूवमेंट। ओके, आगे देख लेते हैं। कांग्रेस एक्सेप्टेड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ओके, ये हुआ था पूर्ण स्वराज का लाहौर सेशन 1929 को, जवाहरलाल नेहरू थे उसके प्रेसिडेंट। फिर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये फाउंड हुआ था 1928 को। किसने किया था, इनमें मेन रोल में थे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, और चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड किया था। तो ये 1928 में। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा होगा, ये 28 है, ये 29 है, और ये तो रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल वॉर 1932 में। तो पहले ढूंढते हैं कि IV कहाँ पे है। IV अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, और यहाँ पे भी ऑप्शन सी में है। तो इनमें से IV, उसके बाद ये 3I बताया गया है, कांग्रेस एक्सेप्टेड, एंड ये वाला होगा, यस 3I, यहाँ पे भी 3I है। चलो जी भाई, उसके बाद 2I और I, देखो ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना, पहले हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो I आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ओके। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर ये बोलता है कि सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू हुआ था, तो बात अलग थी 1930 में, ठीक है। फिर लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 32 तक, ठीक है। और एबोलिशमेंट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर हम थोड़ी देर पहले देख के आए 1921 में। पोटैटो फेमिन इन आयरलैंड, ये हुआ था 1845 में। IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, फॉर्म हुआ था 1944 में, लेकिन उन्होंने जो अपना कार्य शुरू किया वो हुआ था 1947 को। तो क्रोनोलॉजी में लगा दो, पहले कौन सा होगा, 1845। 3I कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये दोनों में, ठीक है, 3I, उसके बाद 2I भी है, ओके। चलो, इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, और फिर आएगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन I, फिर उसके बाद आएगा IV। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ओके। और कुछ एसर्शन रीजन का सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। देर आर, हाँ देखो, टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ए कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बाय जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स, ठीक है। आपको याद है ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन होता है, ये सही है, ओके, एसर्शन सही है। और द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ MNCs वाज अ नोटेबल फीचर इन द 1950s। 1950s और 1960s में क्या हुआ कि MNCs काफ़ी ज़्यादा अलग अलग देश में शेड ऑफ होने लगे, ठीक है। MNCs आपको पता ही होगा, आपने ग्लोबलाइजेशन अगर पढ़ा है तो, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं जो अलग अलग देश में, मतलब मोर देन वन कंट्री में उनका ऑपरेशनल बेस होता है। तो ये दोनों सही है। US बिजनेस भी एक्सटेंड हुआ था वर्ल्ड वाइड, लेकिन दोनों मतलब जो आर है, रीजन है, वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी लगा दो, बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A।
आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी क्यों बना था? आपको याद है 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने क्या किए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद कर दिए, तो कांग्रेस में से कुछ लीडर निकल के आए। एक तो बंदा था CR दास, चित्तरंजन दास, दूसरा था मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिल के बोला कि देखो भाई, हमें हम पक चुके हैं मास मूवमेंट कर करके, ठीक है, और महात्मा गांधी अपने हिसाब से चला रहे हैं, जब भी मन कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम निकल जाते हैं कांग्रेस से, हम एक अलग पार्टी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम स्वराज पार्टी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम रहेगा हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, ठीक है, उसके लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार में जाएंगे और सरकार को खूब तंग करेंगे, ठीक है, उनको काम करने ढंग से नहीं देंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डोमिनेंट स्टेट फॉर नहीं होगा, पूर्ण स्वराज भी नहीं होगा। इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ये वाला होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है। साइमन कमीशन से इसका कुछ लेना देना नहीं था, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद बता रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोविंस ने एक्सेप्ट किया था काउंसिल इलेक्शन को, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए, इसको याद रखना है, मद्रास। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो इसमें फिर से ये इनकरेक्ट पेयर को ढूंढना है। 1947 में IMF, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्म हुआ था IMF एंड वर्ल्ड बैंक 1944 में, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो अपना काम शुरू किया ऑपरेशन फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में, तो ऑप्शन ए हो गया सही। 1889 को रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका। आपको याद है एक कैटल प्लेग था जो 1889 में अफ्रीका में पहुंचा था, ठीक है, जिसकी वजह से अफ्रीका के जो बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक थे, मतलब जो लाइफ स्टॉक आप समझ गए होंगे, कैटल थे, उनका काफ़ी डेथ हुआ था, तो ये भी सही है। फिर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1929 से 1932 तक हुआ था, ठीक है, ना कि 1937 तक, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी अगर आप देख लीजिए 1921 में इंडेंजर्ड लेबर एबोलिश हुआ था, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है देखो, जोसेफ गारिबाल्डी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पिएडमोंट इन 1834 में। ये एजरसन है, ये सही है, ठीक है। जोसेफ गारिबाल्डी ने पहले क्या किया था कि इनका मुलाकात होता है किनके साथ, जोसेफ माजिनी के साथ, और दो ये उसके बाद ये यंग इटली का मेंबर बन जाते हैं, कौन, जोसेफ गारिबाल्डी। फिर एक पिएडमोंट में अपराइजिंग हुआ था 1834 में, वो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो एजरसन तो सही है। रीजन की अगर हम बात करें, सर्डिनिया पिएडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, तो ये तो सही है, एक इटालियन प्रिंसली हाउस सर्डिनिया पिएडमोंट को रूल करता था, बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमें मैच करना है 1824 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये मैच करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए का कौन सा होगा। बूढ़ो मरा था 1824 में, लॉर्ड वेरन, ठीक है, एक पोएट था, है कि नहीं, इंग्लिश पोएट, जो ये जो घटना है ना, ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पूछा है कि लॉर्ड वेरन जो फंड इकट्ठा करता था, पोएम लिखता था, ओके, तो वो गया था इसमें लड़ने के लिए भी चला गया था ग्रीस, और बंदा उनको फीवर में मच्छर काट के मार दिया इनको, ओके। तो 1824 में ये मरे थे। फिर 1832 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल याद है, उसके बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला। फिर 1866 को हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर 1789 को हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ए का हो गया 2, ए का 2, ए का 2 दोनों में है, ठीक है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए इससे। ए का 2, बी का 1, बी का 1 इसमें भी है, इसमें बी का 4 है, तो ये वाला ऑप्शन हमको मिल गया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो फ्रांस में डेमोक्रेसी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, आपको याद होगा, फ्रांस का जो बंदा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस से, और फिर ये बन गए थे फ्रांस का एम्परर, ओके। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि सिविल कोड कब लाए थे इन्होंने, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड, तो कब लाए थे, कब लाया गया था, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था 1848 में, कहाँ पे, जर्मनी का, ठीक है, तो उसमें वोमेन जो गए थे उनका स्टेटस क्या था, क्या वो फुल मेंबर थे, या फिर वो मेंबर तो थे लेकिन वोटिंग राइट नहीं था, या फिर वो ऑब्जर्वर थे, सिर्फ उनको देखने के लिए ही बुला के लेके गए थे कि चलो भाई थोड़ा भीड़ भीड़ हो, ठीक है, ग्लैमर फ्लेमर आए हमारे शो में, मतलब जो पार्लियामेंट में, तो उनका स्टेटस था ऑब्जर्वर था, ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। फिर अगर हम बात करें अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कस्टम यूनियन इन प्रूशिया में कब शुरू हुआ था, इसको हम कहते हैं, नाम याद है कि नहीं, जोल्वेरिन, है कि नहीं, जोल्वेरिन था, और ये 1834 में शुरू बनाया गया था, किसकी इनिशिएटिव के साथ, प्रूशिया की इनिशिएटिव के साथ, ठीक है, तो ये हो गया 1834 में।
पिएडमोंट एंड फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1859 को, ठीक है। फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन की फॉल कब हुआ, मतलब उनका डेथ कब होता है? तो ये हुआ है 1815 को, कब? बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यंग इटली की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत मतलब इसके एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1831 को, कहाँ हुआ था? मर्सलाइज में, याद है कि नहीं? और एक था यंग यूरोप, उसको उन्होंने बर्न में एस्टेब्लिश किया था। बर्न कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगा दो, 1815 होगा सबसे पहले। तो 3i ढूंढो कहाँ पे भाई? 3i इसी में ही है, बी में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला होगा उसका ऑप्शन। पहले 1815 आएगा, फिर आएगा 1831, फिर 1831 के बाद ये वाला 34, फिर लास्ट में आएगा 2i। देखो लास्ट में 2i है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, ओवरऑल सारे चैप्टर को मिला के मैंने डिस्कशन किया। ओके, कुछ बेसिक बेसिक से सवाल थे और काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस भी हमने किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और कुछ ये होमवर्क है, ठीक है। ये वाला जो सवाल मैं दे रहा हूँ इसको लिखना है आप सबको, ओके, तैयार करके रखना है। ओके, तो देखो पहला सवाल पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द लेसन्स लर्न फ्रॉम द इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस बाय द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे और जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने क्या सीखा? अगर कोई भी इकोनॉमी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। आपको याद है कि नहीं है? और जो अगर कोई भी इकोनॉमी मार्केट के मतलब वो सिर्फ मार्केट और कंजप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए लोगों को कॉन्टिन्यूस क्या चाहिए? इनकम चाहिए, है कि नहीं? तो इनकम के लिए सरकार इंश्योर करना चाहिए, सब चीज़ें। आप इसको लिखेंगे, 5 मार्क का सवाल है सारे के सारे। फिर दूसरा सवाल है सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। मतलब जो प्री मॉडर्न ट्रेड मतलब मिडिवल इंडिया से पहले या फिर जो एंशियंट की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे सिल्क रूट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अगर किसी भी दो डिस्टेंट पार्ट था, मतलब अलग अलग दूर दूर जगह के बीच में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है कैसे सिल्क रोड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। फिर तीसरा सवाल है कि द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब जो नया क्रॉप्स थे वो एक बड़ा बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेते थे जिंदगी और मौत के बीच में। आपको याद होगा आयरिश पोटाटो फेमाइन, है कि नहीं, जो हमने बताया 1845 में हुआ था, 1845 से 49 तक। तो इसमें बहुत सारे लोग मरे थे जो सिर्फ आलू की वजह से, मतलब आलू जब नहीं हुआ, फेमाइन हो गया। तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा लिखेंगे कैसे, तो मेनली आप उसी के बारे में रेफरेंस देके लिख सकते हैं। फिर वाई वर द IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिज़ाइन, ठीक है। ये वाला तो हमने बताया है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक को क्यों बनाया गया था। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो बनाया गया था कि जो जिनका लॉसेस हुआ है उनको हम क्या करेंगे? फिर से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंट्रीज को, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सफ़र हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। और IMF को बनाया गया था अगर आपके पास सरप्लस पैसा है या फिर डेफिसिट है तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, अगर कम है तो ज़्यादा है तो इसमें पैसा दे सकते हैं। वाई द पीपल देन वाई दे शिफ्टेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है दूसरा, दोनों सवाल मिला के। तो ये क्यों अपना अटेंशन डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ले गए, डेवलप्ड कंट्री से? तो इसका मेन रीजन था क्योंकि डेवलप्ड कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप किए और बहुत तेज़ी से इन्होंने फिर से खड़ा होना शुरू किया जो डेवलप्ड कंट्रीज थे। तो इन्होंने कहा कि अब हमारे पास काम कुछ बना मतलब बचा नहीं, चलो देख लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं। और दो सवाल हैं, अब ये देख लीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द US। ठीक है, US में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 32 के बीच में, उसका कॉजेस को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछता है एग्जाम में। फिर रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू लो वेज कंट्रीज। लो वेज कंट्रीज मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम जिसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मेनली इंडिया ले लो, चाइना ले लो, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, इनमें क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्री ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस रीलोकेट करना शुरू किया उसी जगह पे से, भारत में, चाइना में। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड था और कैपिटल फ्लो, मतलब वर्ल्ड ट्रेड तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके बाद जो बाहर का पैसा इन देशों में आने लगे। ठीक है, इसको, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपको कैसे हुआ था ये सब। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। ओके, और चलिए फिर से आप इस वीडियो को, पहले तो इसको आंसर को लिखना है, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।